अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। होप सो आप लोग सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 3। बच्चे जो आपको लेक्चर यहाँ पे डिलीवर किए जा रहे हैं, जो वीडियो लेक्चर आपके बन रहे हैं, ये मैं और डॉक्टर उस्मान साहब मिलके ये जो टॉपिक्स हैं इनको एक्सप्लेन कर रहे हैं, यानी ये जो बोर्ड मेंटेन कर रहे हैं इस तरीके से ताकि आपका कोई भी जो एमसीक्यूज है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, वो मिस ना हो। तो कंप्लीट जो डिटेल है जो एमसीक्यूज के लिहाज से पूछी जा सकती है या शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से, तो उसको हम यहाँ पे कंप्लीटली आपको हिंट भी दे देते हैं साथ साथ, और यहाँ पे बोर्ड के ऊपर उस चीज़ को मेंशन भी कर रहे हैं। तो आज स्टूडेंट्स जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हमारे पास है वर्क डन बाय अ ग्रेविटेशनल फील्ड। इससे पहले स्टूडेंट्स आप दो टॉपिक पढ़ चुके हैं, वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स एंड वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। और मैंने सेकंड चैप्टर के लास्ट में बात की थी कि ये दोनों कंसेप्ट हैं ये आगे जाके एक टॉपिक में आप पढ़ने जा रहे हैं। तो आज हमारा वही टॉपिक है वर्क डन बाय अ ग्रेविटेशनल फील्ड। अब स्टूडेंट सबसे पहले तो बात यह है कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है, यानी हम स्टार्ट तो करने जा रहे हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड में हमने वर्क डन फाइंड करना है, लेकिन उससे पहले आप लोग इस चीज से फेमिलियर होने चाहिए कि हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फील्ड है असल में इसका मतलब क्या है। तो बड़ा आसान सा कंसेप्ट है, बड़े सिंपल वे में आपको समझाता हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल एक रूम की बात करता हूँ मैं मिसाल के तौर पे, अब रूम का जो छत है या उसके अंदर अगर मैं रहूंगा फॉर एग्जांपल के तौर पे, देखिए वैसे तो ग्रेविटेशनल फील्ड की जो रेंज है वो ज्यादा है, लेकिन मैं मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ कि अगर हमारे पास ये जो हम फॉर एग्जांपल मान रहे हैं कि मैं ये कह सकता हूँ कि जो रूम में बंदा प्रेजेंट है, जो भी कुछ काम होगा वो मुझे रूम के अंदर अंदर तो क्या देता रहेगा, दिखाई देता रहेगा, या मेरा उसके ऊपर बस होगा कि मैं उसको कोई मूव करा सकता हूँ या उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई कर सकता हूँ। लेकिन जैसे ही वो इसके फील्ड से बाहर निकल जाएगा, यानी इस कमरे की छत पे चला जाएगा, तो फिर मेरा उसके ऊपर बस नहीं रहेगा। या अगर आपको एक और एग्जांपल दी जाए क्लासरूम के लिहाज से, तो देखिए स्टूडेंट्स जब तक क्लासरूम में होते हैं तो वो टीचर का उन पे जो रोल है या उनका जो कंट्रोल होता है वो वहां पे होता है। लेकिन देखिए अब क्यों है कंट्रोल, क्योंकि वो जो क्लासरूम है वो एक ग्रेविटेशनल फील्ड है उस टीचर का कि उसके सामने जितने भी बच्चे हैं उस फील्ड के अंदर वो उनको जज कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप लोग क्लासरूम से बाहर निकल जाते हैं तो फिर वो टीचर का उसके ऊपर जो है वो कंट्रोल नहीं रहता। तो सेम बच्चे कंसेप्ट ये है ग्रेविटेशनल फील्ड का, यानी ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है कि जमीन के यानी इर्द गिर्द वो एरिया कि जिसके गिर्द अगर बॉडी या जिसके अंदर अगर बॉडी रहेगा तो उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो क्या करेगी, एक्ट करेगी। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि जमीन के इर्द गिर्द वो एरिया, वो स्पेस, वो रीजन कि जिसके अंदर अगर कोई बॉडी रहेगा तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उसके ऊपर क्या कर सकती है, एक्ट कर सकती है। तो ऐसे फील्ड को आप क्या नाम देते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है कि द रीजन और स्पेस अराउंड द अर्थ इन विच ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स ऑन बॉडी, यानी जमीन के इर्द गिर्द वो एरिया कि जिसके अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड जो है, यानी ग्रेविटेशनल फील्ड उसको हम कहते हैं कि जमीन के इर्द गिर्द वो एरिया कि जिसके अंदर अगर बॉडी रहेगा तो उसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अप्लाई हो सकती है। जैसे ही स्टूडेंट जो बॉडी है वो ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस करेगा यानी स्पेस पे चला जाएगा, तो फिर आपको पता है कि वहां पे ग्रेविटी की फोर्स अप्लाई नहीं होती, तो हम कहते हैं कि ये जो बॉडी है ये ग्रेविटेशनल फील्ड से क्या चला गया है, बाहर चला गया है। लेकिन जब तक वो ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर रहेगा तो उसके ऊपर क्या करेगी, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगी। तो वो बचे जो रीजन होता है उसे आप क्या नाम देते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे शो किया है कि ये आपके पास अर्थ है, अब इसके अंदर कोई आपके पास बॉडी है जिसका मास m है फॉर एग्जांपल। अब देखिए ये जो आपको लाइन नजर आ रही है ये इस जमीन का ग्रेविटेशनल फील्ड है, यानी अगर तो बॉडी जो आपको ब्लू लाइन नजर आ रही है इनके अंदर अंदर रहेगा तो उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होगी। लेकिन अगर यहां से ये बाहर निकल जाता है तो फिर इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है या वो एक्ट नहीं करती। लेकिन जब तक इसके अंदर रहेगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे एक्ट कर सकती है, यानी इसको पुल कर सकती है या पुश कर सकती है। अब ये फॉर एग्जांपल की बॉडी है जिसका मास m है,
ये अब अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड है कि बॉडी उसके अंदर है तो वो उसके ऊपर क्या कर सकती है, ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो सकती है उसके ऊपर। यहाँ पे स्टूडेंट्स एक बात याद रखनी है कि अगर यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड होगा तो आपने लाजमी याद रखना है कि जो फोर्स होगी वो ग्रेविटेशनल होगी। यानी अगर फील्ड ग्रेविटेशनल है तो फोर्स भी कौन सी होगी, ग्रेविटेशनल। सेम इस तरीके से अगर आपको एक और एग्जांपल दूं, अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा तो फिर जो फोर्स होगी वो भी कौन सी होगी, मैग्नेटिक फोर्स। और अगर स्टूडेंट्स हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो उसमें जो फोर्स एक्ट करती है उसको हम इलेक्ट्रिक फोर्स का नाम देते हैं। ये जो दोनों फोर्सेस हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स, आप लोगों ने मैट्रिक में इनका कंसेप्ट पढ़ा होगा। नेक्स्ट आप सेकंड ईयर में जाकर इनको डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स ग्रेविटेशनल फील्ड को डिस्कस करके यानी इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करके अब हम क्या चाहते हैं कि अगर हमारे पास कोई बॉडी हो जिसका मास फॉर एग्जांपल m है, उसको हम एक फील्ड के अंदर मूव कराते हैं, या आसान लफ्जों में अगर कहूं कि मैंने उस मास को A से किस पोजीशन पर लेके जाना है, B पोजीशन के ऊपर। अब उसके लिए स्टूडेंट्स क्या है कि मैंने अपना जो रास्ता है यानी मेरा जो पाथ है, मैंने उसके 3 पाथ बना दिए हैं। यानी मेरे पास A से B पॉइंट तक जाने के लिए 3 डिफरेंट रास्ते हैं। अब स्टूडेंट्स रास्ते कौन से हैं, यानी अगर मैं A से स्टार्ट करूं और पहले D पे जाऊं, फिर D से स्टूडेंट्स किधर चला जाऊं, B के ऊपर, तो आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं कि मैंने इस पूरे पाथ को यानी जो A से स्टार्ट हो रहा है और B पे एंड हो रहा है, तो इसको मैंने नाम दिया हुआ है पाथ 1। अब ये तो हो गया पहला रास्ता कि जिसके थ्रू आप A पॉइंट से किस पर पहुंच सकते हैं, B पॉइंट के ऊपर। दूसरा रास्ता स्टूडेंट्स क्या है कि पहले आप A से किस पर पहुंचे, C पर, फिर C से किधर चले जाएं, B के ऊपर। तो देखें यहां भी यानी जो A से C वाली लाइन है ये भी पाथ 2 को रिप्रेजेंट कर रही है, और जो C से B तक लाइन है ये भी किस पाथ को रिप्रेजेंट कर रही है, पाथ 2 को। अब जो तीसरा पाथ है हमारे पास यानी ये जो सेंटर वाली लाइन है जो आपको इस तरीके से कर्व नजर आ रही है, तो इसको मैंने यहाँ पे क्या नाम दिया हुआ है, पाथ 3। यानी A से B तक पहुंचने के लिए आपके पास 3 रास्ते हैं। पहले पाथ का नाम है ADB, दूसरे का नाम है ACB, और जो तीसरा है उसका नाम है A से लेकर B तक। स्टूडेंट यहाँ पे आपने 2-3 बातें याद रखनी है। जो मेन इस टॉपिक के की पॉइंट्स हैं वो मैं आपको यहाँ पे बताने लगा हूँ। अगर वो बातें आपके माइंड में होंगी यानी उनको आप सही समझ लेंगे तो आपके लिए टॉपिक कोई मुश्किल नहीं होगा। स्टूडेंट जो पहली बात आपने यहाँ पे याद रखनी है वो क्या है कि जब कोई ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर बॉडी मूव करता है तो उसका जो मास है वो सिर्फ मास नहीं रहता बल्कि क्या बन जाता है, आपके पास वेट बन जाता है। वहां पे क्या बन जाता है, वेट। जैसे आपको पता है कि न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक F किसकी इक्वल होता है, ma के। देखें अभी मैं शुरू में बात करती है मैंने मैं किस फील्ड के अंदर मूव कर रहा हूँ, ग्रेविटेशनल फील्ड, और इस पे जो फोर्स लग रही है वो कौन सी है, ग्रेविटेशनल फोर्स यानी ग्रेविटी की फोर्स है। तो बच्चे यहाँ पे देखें कि ये जो आपका एक्सेलरेशन है फिर ये A नहीं रहेगा क्योंकि A जो है वो लीनियर एक्सेलरेशन है, बल्कि यहाँ पे हमारे पास हम ग्रेविटेशनल की बात कर रहे हैं तो हमारे पास एक्सेलरेशन भी कौन सा आएगा, ग्रेविटेशनल। और आपको पता है कि हमारे पास जो mg है वो किसकी इक्वल होगा, वेट के। यानी आसान लफ्जों में क्या है बच्चे कि अब इस केस में आपकी बॉडी की यानी जो फोर्स होगी वो असल में क्या होगा, उसका वेट होगा। तो पहला बच्चे आपने पॉइंट क्या याद रखना है कि इस टॉपिक के अंदर जहां भी आपको F नजर आएगा आपने उसकी जगह क्या पुट करना है, W यानी वेट, और वेट किसकी इक्वल होता है, mg के। तो ये आपका पहला की पॉइंट है। सेकंड की पॉइंट क्या है वो बच्चे थीटा के बारे में है, यानी एंगल कैसे डिफरेंट होगा। तो मैं आपको 2-3 यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन देने लगा हूं कि किस तरीके से वैल्यू होगी, तो आप क्या पुट करेंगे। तो अगर देखिए स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में कवर हो रहा होगा, अगर वो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से, और आपको पता है कि ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर अगर हम रहें तो बॉडी को हम जिधर मर्जी ले जाएं वेट हमेशा किधर एक्ट करता है, डाउनवर्ड। यानी इसमें मैंने बता दिया है कि हमारी जो फोर्स होगी वो असल में क्या होगी, इस बॉडी का वेट होगी,
तो अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस तरीके से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, तो लाजमी सी बात है बच्चे वेट ने किधर एक्ट करना है, डाउनवर्ड। अब यहां पे बड़ी क्लियरली आपको नजर आ रहा है कि यहां पे एंगल कितना बढ़ रहा है, 90 डिग्री। यहां पे एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। यानी अगर डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल और वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा तो 90 का। अगर स्टूडेंट्स देखें हमारे पास कि अगर डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में कवर हो रहा होगा, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि बॉडी इस अपवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा होगा, तो आपको पता है कि बेशक डिस्प्लेसमेंट तो अपवर्ड कवर हो रहा होगा, लेकिन उसका जो वेट है वो किधर एक्ट कर रहा होगा, डाउनवर्ड। तो अब देखें कि जो डिस्प्लेसमेंट और वेट है वो एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो गए हैं। तो जब इस तरीके से एंटी पैरेलल होंगे तो ये एंगल बनाएंगे 180 डिग्री। ये सेकंड पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट बड़ा आसान है कि अगर जो है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट d और वेट W यानी दोनों एक दूसरे के जब पैरेलल होंगे तो एंगल कितना बनाएंगे आपके पास, 0 डिग्री। तो स्टूडेंट्स ये अगर जो तीन यानी एंगल के लिहाज से बातें हैं, और ये जो मैंने बताया है कि जहां पे आपको F नजर आएगा आपको इसकी जगह क्या पुट करना है, W, और W किसके इक्वल होता है आपके पास, mg के। और यहां आपने याद रखना है कि अगर डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल में तो वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा तो एंगल 90, अगर डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड और वेट डाउनवर्ड तो एंगल कितना बनेगा, 180, और अगर दोनों की डायरेक्शन सेम होगी तो फिर एंगल कितना होगा आपके पास, 0 डिग्री। तो अब स्टूडेंट्स देखें, जैसे मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है कि आपके पास टोटल 3 पाथ हैं। तो सबसे पहले मैं वर्क डन निकालने लगा हूँ पाथ 1 का। देखें शुरू में आपको बता दिया है कि उसका नाम क्या है, ADB, यानी बॉडी A से D पर जाएगा और D से किसकी तरफ जाएगा, B की तरफ। तो मैंने क्या किया कि मैंने इस पाथ को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहला पाथ है A से लेकर D तक, यानी इसके दौरान वर्क होगा, प्लस सेकंड कौन सा है कि बॉडी D से किधर जाएगा, B की तरफ। अब स्टूडेंट्स वो बातें आपने याद रखनी है जो मैंने वहां पे बताई हैं, वही सारी यूज होनी है। तो देखिए वर्क फाइंड करना है तो वर्क का फार्मूला क्या होता है, F डॉट D। यहां भी F डॉट D, यहां भी क्या लगा दिया, F डॉट D। अब आपको पता है कि जब डॉट को हटाया जाता है तो हमेशा क्या लगाया जाता है, cos थीटा। अब चूंकि हमारे पास यहाँ पे थीटा 2 आएंगे तो मैंने डिफरेंस के लिए, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, तो पहले को थीटा 1 का नाम दिया है और दूसरे को किसका नाम दे दिया है, थीटा 2 का। अब स्टूडेंट वही सेम बात है, यहाँ पे मैंने फिर शो कर दी है कि अब देखिए डिस्प्लेसमेंट जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी इस डायरेक्शन में है कि बॉडी ने A से D तक जाना है तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये है। अब बेशक बॉडी की डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये है, लेकिन उसका जो वेट है वो किधर एक्ट करेगा, डाउनवर्ड। तो यहां पे एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं मैंने लिखा हुआ है कि थीटा 1 किसके इक्वल है, 90 डिग्री के, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल लेकिन वेट डाउनवर्ड, तो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर, तो एंगल कितना बनाएंगे, 90 डिग्री। यहां देखिए स्टूडेंट्स D से B तक, अब बॉडी जो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है वो अपवर्ड डायरेक्शन में कवर कर रहा है, लेकिन उसका जो वेट है वो किधर एक्ट कर रहा है, डाउनवर्ड। तो इस पॉइंट पे आ जाए कि अगर डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड और वेट डाउनवर्ड तो एक दूसरे के एंटी पैरेलल, तो एंगल कितना बनाएंगे, 180। तो यहां स्टूडेंट्स आपके पास जो थीटा 2 आएगा वो कितना आएगा, 180 डिग्री। यहां मैंने थीटा 1 90 डिग्री और cos थीटा 2 कितना पुट कर दिया, 180। अब स्टूडेंट्स आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि cos 90 किसके इक्वल होता है, 0 के, और cos 180 किसके इक्वल होता है, -1 के। तो यहां हम cos 90 की जगह 0 पुट करेंगे और cos 180 की जगह क्या पुट करेंगे, -1। तो देखिए ये जो सारा फैक्टर है ये 0 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, 0। और अगर आपके माइंड में एक बात हो, तो मैंने थोड़ी देर पहले एक बात की थी कि जब बॉडी ग्रेविटेशनल फील्ड में एक्ट करेगा तो आपके पास जो F है वो किसके इक्वल आएगी, W के, और स्टूडेंट्स W किसके इक्वल होता है, mg के। तो मैंने W की जगह क्या, F की जगह क्या पुट कर दिया यहाँ पे, mg।
अब दूसरी बात यहाँ पे थी डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट की बात तब हम करते हैं जब हम इस तरीके से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं, तो फिर हम कहते हैं कि बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया है या क्या कवर किया है, डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर बॉडी वर्टिकल डायरेक्शन में मूव कर रहा हो तो फिर हम उसको डिस्प्लेसमेंट नहीं कहते बल्कि उसको हम हाइट कहते हैं। तो मैंने d को किससे रिप्लेस कर दिया, h से, और cos 180 पे -1। तो जो आपका पहला पाथ है बचे ADB, उसका आपके पास जो वर्क डन आया है वो क्या आया है, -mgh। अब स्टूडेंट हम क्या करते हैं कि पहुंचना तो हमने बी पॉइंट पे है, लेकिन अब हम दूसरे पाथ को यूज करते हैं जो ए से स्टार्ट होकर पहले सी पे जा रहा है, फिर बॉडी सी से किधर आएगा, बी के ऊपर। तो देखें वो जो टोटल पाथ है उसका नाम क्या है, ACB। जैसे यहां मैंने लिखा था ADB, अब इस पाथ का नाम है ACB। अब स्टूडेंट डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं कि ये भी जो पाथ है ये दो पार्ट्स में डिवाइड है, पहला A से लेकर C तक, दूसरा C से लेकर B तक। तो ये देखें WAC प्लस WCB दोनों वर्क के फार्मूले हैं, F डॉट D F डॉट D। सेम वही कंसेप्ट है, डॉट को खत्म करेंगे तो क्या आएगा, cos थीटा 1। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि दो एंगल आ रहे हैं तो एक को थीटा 1 पुट कर दें और दूसरे को क्या पुट कर दें, थीटा 2। अब स्टूडेंट्स फिर वही कंसेप्ट मैंने आपको बार बार ये बता रहा हूं कि ये जो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर देखिए थीटा 1 की बात करें, यानी हमारा जो पहला पाथ है A से लेकर C तक, तो उसमें अगर आप देखना चाहते हैं कि एंगल क्या बनेगा, तो देखें A से C बॉडी अपवर्ड जा रहा है, लेकिन उसका वेट किधर एक्ट करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब देखें वेट डाउनवर्ड, लेकिन डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड। तो सेम फिर ये केस आ गया कि डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड है लेकिन वेट किधर एक्ट कर रहा है, डाउनवर्ड। तो यहां पे आपका एंगल फिर कितना पुट होगा, 180 डिग्री। और आपको पता है कि cos 180 पे क्या होता है, -1। दूसरा बच्चे देखें जो पार्ट है वो C से लेकर किधर है, B तक। अब फिर देखिएगा कि C से B जो बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, इस तरीके से। अब फिर देखें उसका जो वेट है वो किधर एक्ट करेगा, डाउनवर्ड। सेम ये केस है कि डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है लेकिन वेट किधर एक्ट कर रहा है, डाउनवर्ड। तो फिर एंगल 90 बनेगा। तो यहां देखिए मैंने थीटा 1 180 पुट किया है और थीटा 2 क्या पुट किया है, 90 डिग्री। तो cos 180 पे -1 और यहाँ पे जो cos 90 है वो क्या हो जाएगा, 0। तो सेकंड जो है उसका आपके पास वर्क डन क्या आ गया, -mgh। इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया था, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब स्टूडेंट्स जो आपके पास लास्ट और फाइनल पाथ है वो कौन सा है, पाथ 3, जो A से लेकर कहां तक है, B तक। लेकिन अब इस टॉपिक में यानी जो हमारे पास अब जो डिस्कस करने लगे हैं जिस पाथ को, तो वो स्टूडेंट्स अगर आप लोग लाइन देखें तो वो लाइन स्ट्रेट नहीं है। अगर आपको प्रीवियस टॉपिक की एक बात याद हो तो मैंने एक बात की थी कि ये जो F डॉट D वाला फार्मूला है ये डायरेक्ट तब यूज होता है जब आपके पास जो फोर्स है वो क्या होती है, कांस्टेंट। और आपने देखा कि यहाँ ये जो केस मैंने लिए थे पहले दो पाथ, दोनों में फोर्स कांस्टेंट थी, तो मैंने F डॉट D का फार्मूला डायरेक्ट यूज कर लिया। लेकिन अब जब तीसरे पाथ पे गया हूं तो मैं F डॉट D का फार्मूला डायरेक्ट यूज नहीं कर सकता। उसकी वजह क्या है कि मेरे पास जो पाथ है बच्चे वो स्ट्रेट नहीं है बल्कि वो क्या है, कर्व है। तो कोई इशू नहीं है, हम इसको भी सॉल्व आउट कर लेते हैं। बड़ा आसान सा तरीका है स्टूडेंट्स। आप सिंपल क्या करेंगे कि ये जो कर्व पाथ है इसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स में क्या कर देंगे, डिवाइड, यानी इस तरीके से सीढ़ियां बना देंगे। अब स्टूडेंट्स देखिए हमने क्या किया कि हमारे पास जो कर्व पाथ था मैंने इसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पार्ट्स में क्या कर दिया, डिवाइड। अब यहाँ फिर एक कंसेप्ट बड़ा आपने इंपॉर्टेंट सुनना है, मैं आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करने लगा हूँ कि कुछ लाइन जो है जैसे ये वाली लाइन है, फॉर एग्जांपल अगर इसको मैं डेल्टा x1 का नाम देता हूँ,
ये डेल्टा x2 है, ये डेल्टा x3 है, जो हॉरिजॉन्टल है उनकी बात कर रहा हूं, डेल्टा x4। ये आपको लाइन वर्टिकल नजर आ रही है, तो इनको आप y का नाम दे दें, डेल्टा y1, डेल्टा y2 और डेल्टा y3, और ये स्टूडेंट्स क्या होगी, डेल्टा y4। या आपको 100 अगर आप लेना चाहते हैं तो इसको आप n भी पुट कर सकते हैं, यानी अगर n नंबर ऑफ पार्ट है तो इसको भी आप n लिख सकते हैं यहाँ पे, और इसको भी आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, n। सिर्फ यहाँ पे एक बात समझानी है कि हमने क्या किया कि हमारा जो कर्व पाथ था उसको हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स में क्या कर दिया, डिवाइड। तो x वाले जो है ये हॉरिजॉन्टल को शो कर रहे हैं और जो y वाले हैं वो किसको शो कर रहे हैं, वर्टिकल। अब सुनो जरा देखना है, मैं यहाँ पे ये लाइनें अलग अलग करने लगा हूँ, यानी ये जो आपको लाइन नजर आ रही है ये सारी लाइन हॉरिजॉन्टल है, मैंने इस तरीके से बीच में से हॉरिजॉन्टल लाइन निकाल ली है। अब ये सिर्फ आपको एक कांसेप्ट समझाने के लिए यहाँ पे ये लाइन अलग ड्रा की है कि देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन की डायरेक्शन ये है, यानी डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में कवर होगा। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट अगर इस डायरेक्शन में कवर होगा तो आपको पता है कि वेट किधर एक्ट करता है, हमेशा डाउनवर्ड, तो यहाँ एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। सेम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये वेट किधर एक्ट करेगा, डाउनवर्ड, तो सेम यही केस आ रहा है फिर दोबारा, यानी एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। और आप पढ़ चुके हैं कि cos 90 पे क्या होता है, 0 डिग्री। तो स्टूडेंट्स क्या होगा कि आपके पास जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो सारे जीरो हो जाएंगे, यानी वो हमारे इस कैलकुलेशन से निकल जाएंगे। इसकी वजह क्या है कि उनका जो रिजल्ट आया है वो क्या आया है, 0 आया है। आपके पास स्टूडेंट्स जो लाइन बच जाएंगी वो सिर्फ लाइन कौन सी होंगी, वर्टिकल लाइन, यानी इस तरीके से मैंने वो अलग कर ली है। पहले मैंने इससे हॉरिजॉन्टल लाइंस को अलग किया था, अब कौन सी लाइन अलग करनी है, वर्टिकल लाइन। अब इनमें क्या है स्टूडेंट्स, देखें कि वर्टिकल लाइन में डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड कवर हो रहा है लेकिन वेट किधर एक्ट कर रहा है, डाउनवर्ड, तो यहाँ पे एंगल कितना बनेगा, 180। सेम यही केस है कि डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड और वेट किधर एक्ट करेगा, डाउनवर्ड, तो यहाँ स्टूडेंट्स एंगल कितना बनेगा, 180। तो यानी यहाँ से हमें पॉइंट क्या मिलता है कि हमारे जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो तो 0 हो जाएंगे, सिर्फ किन कंपोनेंट्स के रिजल्ट आएगा, जो वर्टिकल है और जो यहाँ पे y1, y2, y3 अप टू सो ऑन के तक शो की हुई है yn तक। तो अब हमें क्या करना है कि तीसरे पाथ का वर्क निकालना है और उसका नाम है AB। तो मैंने लिखा वर्क AB इज इक्वल टू F डॉट D। अब स्टूडेंट्स फिर वही बात कि जहां पे आपको F मिलेगा वहां आप W पुट करते हैं और W किसके इक्वल होता है, mg के। और देखें जो आपका डिस्प्लेसमेंट D था वो आपने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स में डिवाइड किया है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स तो सारे 0 हो गए, सिर्फ कौन से कंपोनेंट्स बचे हैं, वर्टिकल, y1, y2 अप टू सो ऑन कहां तक, yn तक। और cos थीटा, और देखिए थीटा मैंने आपको बड़े क्लियरली यहाँ पे समझा दिया है कि कितने डिग्री बनेगा, 180। तो cos 180 भी क्या होता है, -1। और ये जो स्टूडेंट्स आप देखें कि ये जो पाथ इस तरीके से आपको शो कर रहा है, असल में ये किसके इक्वल है यहाँ पे हमारे पास, यानी ये किसके रिप्रेजेंट कर रही है, जितनी a से b तक अगर इस लाइन की बात करें तो ये असल में किसके इक्वल होगा, हाइट के। तो ये जो सारे कंपोनेंट्स हैं इनकी जगह सिंपली क्या पुट कर दिया, h, तो रिजल्ट क्या आ गया, -mgh। स्टूडेंट्स पहली इक्वेशन को देखिए रिजल्ट -mgh, सेकंड को देखिए रिजल्ट क्या आया, -mgh, थर्ड को देखिए रिजल्ट क्या आया, -mgh। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, यानी यहां मैं कंक्लूड कर सकता हूं, कंक्लूजन लिख सकता हूं। और वो कंक्लूजन क्या है कि फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 वर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड इन ग्रेविटेशनल फील्ड। यानी क्या है स्टूडेंट्स कि अगर आप ग्रेविटेशनल फील्ड में वर्क को फाइंड करना चाहते हैं तो बचे वो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता, यानी आप जो मर्जी पाथ यूज कर लें आपका जो वर्क का फाइनल रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, सेम आएगा। जैसे आपने देखा कि यहाँ मेरे पास 3 रास्ते थे तो मैंने तीनों से अलग अलग उनका वर्क डन फाइंड किया, लेकिन आखिर में जब रिजल्ट को कंक्लूड किया तो क्या देखने को मिला कि हमारे पास जो तीनों वर्क हैं वो क्या आए बच्चे, इक्वल आए। तो यहाँ से हमें एक पॉइंट मिला है
कि हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर जो हमारा वर्क होता है वो पाथ के क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। और स्टूडेंट्स यहाँ मैंने एक पॉइंट मेंशन किया है, एक बात की यहाँ पे याद रखना है कि ये जो पाथ होगा ये ओपन पाथ होगा, क्लोज पाथ नहीं होगा। यानी इससे क्या मुराद है कि ओपन पाथ कैसे है और क्लोज कैसे है। तो देखिए अगर मैं इस पाथ की बात करता हूं तो ये ए से कहां तक जा रहा था, ए से डी, डी से किधर गया, बी तक। स्टूडेंट ये डायग्राम अगर आप लोग देखें तो क्या जहां से बॉडी ने स्टार्ट किया था वहां पे वापस आया है, नहीं, ये एक से स्टार्ट किया था और बी पे जाके इसने खत्म कर दिया, यानी जिस पॉइंट से इसने स्टार्ट किया था उस पॉइंट पे ये वापस नहीं आया। तो ऐसे पाथ को आप बोलते हैं कि ये ओपन पाथ है। ये कौन सा है स्टूडेंट्स, ओपन पाथ। सेम आप इसको भी देख सकते हैं कि बॉडी पहले ए से किधर गया, सी पर, फिर सी से किधर चला गया, बी पर। इसमें भी आप लोग बड़े क्लियरली देख सकते हैं कि जहां से बॉडी ने स्टार्ट किया था वहां बॉडी वापस नहीं आया। तो ये भी पाथ क्या था, ओपन था। तो अब आपको यहाँ पे एमसीक्यूज के तौर पे एक पॉइंट याद रखना है कि अगर पाथ ओपन होगा तो आपके पास ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर जो वर्क है वो पाथ के क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, यानी पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो ये मैंने लिख दिया कि वर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड, और यहाँ ब्रैकेट में मेंशन कर दिया कि पाथ होना कैसा चाहिए, ओपन। अब फिर यहाँ पे आपकी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे कुछ डेफिनेशन है, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछी जा सकती हैं, ये एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। तो वो क्या है स्टूडेंट हमारे पास कि कंजर्वेटिव फील्ड क्या होता है और नॉन कंजर्वेटिव फील्ड क्या होता है। तो बड़ा आसान सा कंसेप्ट है कि ऐसा फील्ड कि जिसके अंदर जो वर्क है वो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। जैसे आपने इस सारी कैलकुलेशन में देखा है कि जो हमारे पास वर्क था उसने पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं किया। तो ऐसे फील्ड को आप सिंपली क्या नाम दे देते हैं, कंजर्वेटिव फील्ड। द फील्ड इन विच the work done is independent of the path followed is called conservative field। इसकी अगर आप एग्जांपल लिखना चाहती हैं तो ग्रेविटेशनल फील्ड है, और देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि अगर ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करेंगे तो फोर्स कौन सी होगी, ग्रेविटेशनल फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड भी जो होता है वो आपके पास कंजर्वेटिव फील्ड होता है, यानी उसमें भी जो वर्क है डन है वो पाथ की क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। और अगर आप मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे तो उसमें फोर्स कौन सी लेंगे आप, मैग्नेटिक फोर्स। अब उसकी यानी अगर कंसीक्वेंसली ऑपोजिट देखा जाए तो कौन सा होता है हमारे पास, नॉन कंजर्वेटिव फील्ड। अब वो क्या होगा कि ऐसा फील्ड जिसमें जो वर्क है वो पाथ के डिपेंडेंट होता है, यानी वो उसमें जो वर्क है वो पाथ के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा। अगर आप पाथ को चेंज करेंगे तो आपकी जो वर्क की वैल्यू होगी वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो मैंने सिंपली लिख दिया कि जो नॉन कंजर्वेटिव होता है ये क्या होता है कि डिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड, यानी ऐसा फील्ड कि जो पाथ के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। तो इसकी आप डेफिनेशन क्या लिखेंगे, द फील्ड इन विच द वर्क डन इज डिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड इज कॉल्ड नॉन कंजर्वेटिव फील्ड। अब यहां अगर बात करना चाहती हैं, जैसे देखें तो हमारे पास इसकी एग्जांपल में हम लिख सकते हैं फ्रिक्शनल फोर्स, यानी इसको इससे जो फील्ड होगा फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से वो क्या होता है, नॉन कंजर्वेटिव होता है, यानी उसमें हर केस में जो आपकी वर्क की वैल्यू है वो सेम नहीं आती। कहीं पे फ्रिक्शन ज्यादा होगी, कहीं पे फ्रिक्शन क्या होगी, कम होगी, तो वो पाथ के ऊपर डिपेंड करेगी। सेम इस तरीके से अगर आप नॉर्मल फोर्स की बात करते हैं। अब स्टूडेंट्स एक पॉइंट यहाँ पे मैंने यानी इसको पहले इसको छोड़ के आपको ये एक्सप्लेन किया है क्योंकि वो उससे रिलेटेड था। अब मैंने यहाँ पे आपको एक पॉइंट एक्सप्लेन किया था कि आपने याद रखना है कि जो वर्क इंडिपेंडेंट होता है वो किस में होता है कि पाथ कैसा होना चाहिए, ओपन होना चाहिए। लेकिन अगर देखें ये अब एक शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने याद रखना है, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि क्लोज पाथ के लिए आप वर्क डन कैलकुलेट करके दें। तो बड़ा आसान है, ये भी कोई मुश्किल नहीं है, सारा कंसेप्ट वही है। मैंने ये एक पाथ ले लिया जो क्लोज है, बॉडी ने ए से शुरू किया, बी पर गया, बी से किधर गया, सी पर, सी से कहां आ गया, डी पर, और डी से किधर वापस आ गया, ए पर। तो अब जरा एक पॉइंट को
माइंड में दोबारा रिवाइज करें जो मैंने बात की थी कि अगर बॉडी जिस पॉइंट से शुरू करे उसी पॉइंट पे खत्म करे तो फिर तो उसका जो पाथ है वो क्या होगा, क्लोज होगा। तो देखिए अब इसका वर्क कैसे फाइंड करूंगा, ए बी सी डी ए, यानी बॉडी ए से बी पर गया, बी से सी पर, सी से कहां आया, डी पर, और डी से कहां चला गया, ए पर। तो पहला उसने लाइन जो क्रॉस किया है वो ए से बी तक गई है, दूसरी कौन सी है, बी से लेकर सी तक, तीसरी सी से लेकर डी तक, चौथी क्या है स्टूडेंट्स, डी से लेकर ए तक। अब मैंने यहाँ पे एंगल डायरेक्ट पुट किए हैं। देखिए जो ए से बी तक बॉडी जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में और वेट किधर, डाउनवर्ड, तो यहाँ एंगल 90 डिग्री बनेगा। यहाँ देखिए बॉडी अपवर्ड जा रहा है लेकिन वेट किधर एक्ट करेगा, डाउनवर्ड, एंगल कितना बनाएगा, 180। यहाँ देखिए जो सी से डी की तरफ आया तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है लेकिन वेट किधर एक्ट करेगा, डाउनवर्ड, तो एंगल कितना बनेगा यहाँ पे, 90 डिग्री। और आखिरी जो पॉइंट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि डी से ए जो बॉडी आ रहा है, असल यहाँ पे देखना है कि डी से ए की तरफ आते हुए बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है वो डाउनवर्ड है, यानी इस तरीके से कि अगर बॉडी ऊपर से किधर आ रहा है, नीचे की तरफ, तो यानी इसका डिस्प्लेसमेंट भी किस डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड, और वेट हमें पता है कि वो भी हमेशा किधर एक्ट कर रहा होता है, डाउनवर्ड। तो दोनों की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, सेम। जो मैंने यहाँ पे तीसरा पॉइंट लिखा था, यानी अगर मैं आपकी आसानी के लिए इसको इस तरीके से मेंशन कर दूं कि अब डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड है और वेट भी किधर एक्ट कर रहा है, डाउनवर्ड, तो दो चीजें आपस में जब पैरेलल हो जाती हैं तो ये एंगल कितना बनाती है, 0 डिग्री। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन क्या होती है, स्टूडेंट्स क्या लिखते हैं कि यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेट के परपेंडिकुलर है, तो स्टूडेंट्स वो वेट के परपेंडिकुलर नहीं है। हाँ आप ये कह सकते हैं कि वो जो प्लेन है, यानी जिस प्लेन की तरफ वो आ रहे हैं वो उस प्लेन के ऊपर तो जरूर परपेंडिकुलर है लेकिन आपस में एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। तो यहाँ देखिए जब दो चीजें पैरेलल होती हैं तो हम एंगल कितना पुट करते हैं, 0 डिग्री का, 90 पे 0, 180 पे माइनस आएगा, तो ये बाकी पूरी कैलकुलेशन के f की जगह mg और d की जगह क्या पुट कर दिया, h। अब यहाँ पे fd, ये भी रिजल्ट 0 हो गया। अब fd cos, तो f की जगह mg आ गया और d की जगह क्या आ गया, h, और cos 0 पे 1 होता है तो रिजल्ट क्या बचा, mg। ये प्लस का mg और माइनस का mg है तो आपस में क्या हो गए, कैंसिल, तो रिजल्ट क्या बचा, 0। अब यहां से आपने एक बात याद रखनी है एमसीक्यूज के तौर पर कि अगर ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर पाथ जो है वो ओपन होगा तो जो आपका वर्क आएगा वो पाथ के इंडिपेंडेंट होगा, लेकिन अगर कंजर्वेटिव फील्ड के अंदर या ग्रेविटेशनल फील्ड की अगर बात करें तो उसमें अगर पाथ जो है वो क्लोज होगा तो फिर वर्क डन क्या आएगा, 0। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि अगर पाथ ओपन होगा तो फिर जो वर्क डन है आप लिखेंगे कि इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड, लेकिन अगर पाथ क्लोज होगा तो फिर आपका वर्क डन हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। और यहाँ आपकी कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव की डेफिनेशन दो और भी बन जाती है। कैसे कि पहले तो आपने लिखा कि इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड, वो आपने किसके लिए लिखा कि जब पाथ क्या होगा, ओपन होगा। लेकिन ये भी याद रखना है कि कंजर्वेटिव फील्ड उसको भी बोला जाता है कि जिसमें अगर पाथ क्लोज हो और उसका वर्क डन क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव। और जिसका वर्क डन जो है वो 0 नहीं आता उसको हम क्या बोल देते हैं, नॉन कंजर्वेटिव। तो मैंने यहाँ पे कंक्लूजन में एक एमसीक्यू उसका पॉइंट लिख दिया है कि वर्क डन फॉर क्लोज लूप या पाथ कह सकते हैं इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड या आप कंजर्वेटिव फील्ड कह सकते हैं इज 0। तो ये पॉइंट आपने माइंड में रखना है कि अगर पाथ ओपन होगा तो वर्क डन जो है वो पाथ के इंडिपेंडेंट होगा, लेकिन अगर आपका जो पाथ है वो क्लोज होगा तो वर्क डन आपके पास क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।